नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है। इस चुनाव को विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। 26 जून को सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, तो वहीं 29 जून को दाखिल किए गए नामांकन पत्र को वापस करने का समय था। इस दौरान कुल 4 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस किए। ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के कुल 21 उम्मीदवार निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए, तो वहीं सपा का गढ़ कहे जाने वाली इटावा से अखिलेश यादव के भाई अभिषेक यादव निर्विरोध चुने गए। सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी सपा के बीच 53 सीटों पर कड़ा मुकाबला होना है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी प्रशासन की मदद से चुनाव जीतना चाह रही है। उनके कई प्रत्याशियों को नामांकन पत्र भी दाखिल नहीं करने दिया गया। तो वहीं मायावती ने कहा कि जिसकी सत्ता होती है उसी के जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं और हमारी सत्ता आएगी तो ये सभी बीएसपी में होंगे। तो वहीं वहीं आम जनता की मांग है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी आम चुनाव की तरह निष्पक्ष होना चाहिए। तो आज चर्चा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर ही करेंगे। उधर बीजेपी काफी बढ़त बनाती हुई इन चुनावों में नजर आ रही, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने और मायावती ने यानी कि बीएसपी ने सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है सत्तारूढ़ बीजेपी के ऊपर। उधर मायावती की ओर से कहा गया है कि जिसकी सत्ता होती है सूबे में उसी के जिला पंचायत अध्यक्ष भी होते हैं, और जब उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सत्ता आएगी तो ये सभी बीएसपी में होंगे। तो बीजेपी खेमे में जहां पर जीते हुए प्रत्याशी हैं जो चुने गए हैं जिला पंचायत अध्यक्ष, उस खेमे में खुशी नजर आ रही है। और विपक्षी पार्टियां सत्तारूढ़ बीजेपी के ऊपर लगातार आरोप लगा रही हैं। सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था के दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है। आज चर्चा करेंगे हम इसी मुद्दे पर कि जो आगे 53 सीटों पर अभी नतीजे आने बाकी हैं, जिन 53 सीटों का अब जिक्र हो रहा है, उनकी स्थिति क्या है, किस तरीके के नतीजे सामने आ सकते हैं, क्योंकि कड़ी टक्कर इन सीटों पर मानी जा रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर हम करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। विपक्षी पार्टियां सत्तारूढ़ बीजेपी को घेरने में लगातार लगी हुई हैं और आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो जीत हो रही है वो सत्ता का दुरुपयोग करके हो रही है। कई जगह पर विपक्षी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उनको नामांकन भी दाखिल नहीं करने दिया गया। इस तरह के आरोप भी विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं। तो आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि जो विपक्ष की ओर से आरोप लग रहे हैं उनमें आखिर कितना दम है, और क्या जिसकी सत्ता उसी के अध्यक्ष, जैसा कि मायावती कह रही हैं, क्योंकि 21 सीट पक्की हैं जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी की। 53 सीटों पर 3 जुलाई को मतदान होना है और ऐसे में अब सबकी निगाहें इस पर ही टिकी हुई हैं। तो बीजेपी का दबदबा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बना है। अब 53 जिलों के लिए 3 जुलाई को मतदान होगा और मतगणना होगी। देखना होगा कि इन 53 जो उम्मीदवार, जो 53 जिला पंचायत के अध्यक्ष की सीटें हैं, इनमें क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं। और समाजवादी पार्टी और बीजेपी में खासा टक्कर इन 53 सीटों में देखी जा रही है। चर्चा आज हम इसी मुद्दे पर करने वाले हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जिस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लग रहे हैं, आखिर उन आरोपों में कितना दम है। और ये जो लगातार कहा जा रहा है
कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, डराने धमकाने की राजनीति हो रही है, नामांकन दाखिल नहीं करने दिया जा रहा है। तो बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में नजर आ रहा है। तो चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से एमएलसी राजपाल कश्यप हैं। कश्यप साहब, आपका स्वागत है हमारे साथ इंडिया न्यूज में। जावेद अहमद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। जावेद जी, आपका स्वागत है। दिलीप यशवर्धन हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिलीप यशवर्धन जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से प्रवक्ता हैं अशोक पांडे। अशोक पांडे जी, आपका स्वागत है। अशोक पांडे जी, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं सर। आरोप लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि सत्ता का दुरुपयोग करके ये बढ़त, ये दबदबा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने बनाया है। देखिए, आपको बता दें कि जाती रही भावना जैसी हरी मूरत देखी थी तैसी। एक पुरानी कहावत है, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। ये लोग इसी रास्ते से पूरा उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव कब्जा किए हुए थे। इस तरह के जिला पंचायत के अध्यक्षों को जिताते थे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम इस चुनाव को पारदर्शिता के आधार पर लड़ेंगे। हम लड़े कोऑपरेटिव पर। आज भारतीय जनता पार्टी के अच्छे लोगों का कब्जा है, वरना एक घर के लोग बस डायरेक्टर बनते थे। उसके बाद हमने कहा जिला पंचायत का भी चुनाव हम अपने सिंबल पर लड़ेंगे। ये कई सीटों पे हम विजयी हुए हैं, और अगर ये गुंडई का आरोप लगाते हैं तो सैफई में ये भी निर्विरोध हुए। वहाँ क्या महात्मा गांधी चुनाव लड़ रहे थे? मेरा ये मानना है, ये लोग अनर्गल आरोप लगाते हैं, लेकिन हम लोग, जनता हमारे साथ है। सबका साथ, सबका विश्वास हम पे है, इसलिए हम ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। हमने मेहनत की है, बूथ से लेके हर जगह हमने मेहनत की है। ठीक है जावेद अहमद जी, जिस तरह विपक्ष आरोप लगा रहा है सत्तारूढ़ बीजेपी के ऊपर कि ये पारदर्शी चुनाव नहीं है, लेकिन अशोक पांडे जी कह रहे हैं पूरी पारदर्शिता के साथ हमने चुनाव लड़ा है और ये मेहनत का ही नतीजा है। मायावती कह रही हैं कि जिसकी सत्ता होती है, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी उसी के होते हैं, और जब उनकी सत्ता आएगी तो ये सब बीएसपी में होंगे। कितना सही आरोप आपको लग रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग करके इन पदों को जीता जाता है? पराग जी, किसने निष्पक्ष चुनाव कराया है, कहां पारदर्शी चुनाव हुआ है, ये तो पूरा प्रदेश देख रहा है। बागपत एक वानगी है, अगर हांडी का चावल पका है कि अधपका है तो एक चावल निकाल के घर की महिलाएं देख लेती हैं कि ये चावल पक चुका है। बागपत में एक फर्जी महिला को खड़ा करके पर्चा वापस लेने वाले लोग इतनी निर्लज्जता लाते कहां से हैं, इतनी बेशर्मी लाते कहां से हैं कि जो महिला प्रत्याशी थी वो उसकी लोकेशन राजस्थान में है, उसकी गाड़ी का चालान राजस्थान में होता है, और उसके बदले में 3 महिलाओं को बागपत कलेक्ट्रेट भेजकर उसका पर्चा ममता नाम की अभ्यर्थी का वापस ले लिया जाता है। ये निष्पक्षता है। लोकतंत्र को किस तरीके से खराब किया गया है, लोकतंत्र को किस तरीके से एक पहिए पर चलाने का प्रयास किया गया है। ये जो गोडसे और सावरकर की संतानें हैं, इनका न लोकतंत्र पर भरोसा है न चुनाव पर भरोसा। पांडे जी आऊंगा सर, एक एक करके प्लीज अपनी बात रखें। पांडे जी मैं आऊंगा सर, आऊंगा आपके पास, एक एक करके सुन लीजिए। तो भाजपा के की एक तरीके से प्रचारक है। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपराधियों को इस देश की राजनीति में पहली बार चुनाव मैदान में उतारने का काम किया था। एक डकैत तहसीलदार सिंह को भाजपा के सिंबल से कौन चुनाव किसने लड़ाया था, ठीक है, ये भी भाजपा के नेताओं को याद करना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण हुआ, उन पर पुलिस के जरिए दबाव बनाया गया। भाजपा ने इस चुनाव में डीएम और एसपी, एसडीएम, सीओ को अपना स्टार प्रचारक बनाकर जिस तरीके से जिला अध्यक्षी की कुर्सियों पर कब्जा करने का काम किया है, यह लोकतंत्र के। ठीक है सर, जावेद साहब आपके सवाल का जवाब देने के लिए अशोक जी तैयार हैं, लेकिन उससे पहले दिलीप यशवर्धन जी आपके पास में आ रहा हूं सर,
क्योंकि एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते किस तरीके से आप इस पूरे माहौल को देख पा रहे हैं, जो आरोप विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं सत्ता के दुरुपयोग का, और ये कहा जा रहा है कि चुनाव तो साहब एसपी लड़ रहे हैं, एसपी लड़वा रहे हैं, सीओ लड़वा रहे हैं, ये प्रशासन का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है। क्या इन आरोपों में दम है, या फिर जो पारदर्शिता की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो सही है? पराजी इन आरोपों में बिल्कुल 100% दम है, लेकिन सत्यता ये है कि ये इल्जाम सभी पार्टी के ऊपर लगते आए हैं। जब जब जिसकी सत्ता रही है तब उसने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके इन चुनावों को जीतने की कोशिश करी। देखिए, जब संविधान में पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, उसका मूल उद्देश्य ये था कि जो नीचे के लोग हैं वहां तक सरकारी संसाधन ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाते हैं, तो वहां पर एक ऐसा इलेक्टोरल प्रोसेस एस्टेब्लिश किया जाए, वहां पर इलेक्शन प्रॉपर तरीके से कराया जाए, पारदर्शिता के साथ कराया जाए, ताकि वो लोग भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाए, इलेक्शन में जो विधायिका का पार्ट अपने आप को महसूस कर पाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन उद्देश्यों से इस लोअर लेवल को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, वो उद्देश्य तो कहीं भी पूरे नहीं हो रहे हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि ये जो चुनाव होते हैं पंचायत के, ये विधानसभा चुनाव के प्रिलिमिनरी राउंड माना जाता है, तो इसके पहले जो क्वार्टर फाइनल हुआ था उसमें तो भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। अभी जो सेमीफाइनल हो रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। और देखिए, 22 में से 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा चुकी हैं। 53 सीटों का चुनाव 3 तारीख को होना है। उन 3 तारीख तक अभी कितने लोगों के नामांकन वापस हो जाएंगे, इसमें सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल होता है, हो रहा है, इस पे कोई दो राय नहीं है। और एक क्वेश्चन मार्क इसलिए भी लगेगा कि जब आप पिछला चुनाव भी 1.5-2 महीने पहले आप पंचायत जो प्रधानी के चुनाव हुए थे उसमें आप बुरी तरीके से हारे, तो इस 1 महीने के अंदर ऐसा क्या जादू पलट गया कि अध्यक्ष सारे आपके पास जा रही है? 22 में से 21 सीटें आपके पास चली गई और 53 में से भी आप पूरी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खेल तो किया है, क्योंकि जनता का मनोबल या जनता का आकर्षण आपकी तरफ एकदम से नहीं हो सकता है। ऐसा 1-1.5 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं कर दिया कि गांव की पूरी जनता उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। हाँ, अगर आप इस नजर से देखते हैं कि केशव मौर्य जी को प्रमोट कर दिया गया लोअर कोर्ट को आकर्षित करने के लिए, क्या राष्ट्रपति जी का दौरा करा दिया गया, तो ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन इससे गांव की जनता आपकी तरफ आकर्षित नहीं हो। ये आकर्षण स्वतः नहीं है, ये आकर्षण पैदा किया हुआ है। अब वो चाहे सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके किया गया हो, चाहे जिस तरीके से किया गया हो। ठीक है दिलीप जी, आप मेरे साथ बने रहिए। समाजवादी पार्टी से एमएलसी राजपाल कश्यप भी हमारे साथ हैं। राजपाल कश्यप जी, मायावती ये कह रही हैं कि एक दिन जब सत्ता होगी बीएसपी के पास तो ये सभी बीएसपी में होंगे, और जिस तरीके से अभी दिलीप जी बता रहे थे कि ये होता है, जिसकी सत्ता होती है उसके ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं, और ये परंपरा सिर्फ बीजेपी की नहीं है, ये पिछली पार्टियों की भी रही है। तो क्या फिर आरोप बाकी पार्टियों पर भी लगना चाहिए ना, सिर्फ बीजेपी के ऊपर ही क्यों कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में रही जी, और सभी दल रहे, लेकिन जिस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां बीजेपी ने उड़ाई है, अरे इतनी गुंडागर्दी, क्योंकि ये खिसिया गए, ये जनता से नाराज हो गए, जनता ने इनको धूल चटा दिया। जनता ने जितने भी बीजेपी के कैंडिडेट लग रहे थे समर्थन से, उनको ढूंढ के हरवाया, और इसलिए बौखलाहट है। तो इन्होंने, अब बीजेपी नहीं लड़ रही, अब कप्तान लड़ रहे हैं जिले के, जिलाधिकारी लड़ रहे हैं चुनाव, और सीएम डायरेक्ट लड़ रहे हैं। सीएम गुंडे करवा रहे हैं, डायरेक्ट जिलाधिकारी उनसे कह रहे हैं कि ये नहीं हाउ जिता के दो, चाहे गुंडा एक्ट लगवाना पड़े, चाहे किसी के ऊपर रास्ता लगाना पड़े, चाहे किसी मेंबर को जेल भेजना पड़े, चाहे किसी का मकान ढहाना पड़े। ऐसी घटनाएं लगातार पूरे प्रदेश में हो रही है। और कन्नौज में तो आप बताइए, लोगों के ऊपर कन्नौज में तो लोगों के ऊपर रेप जैसे मुकदमे लिखा दिए गए। जिस महिला ने लिखा है उसका महिला का आपका पता ही नहीं है कौन महिला है, क्या है, कितने, और कई कैंडिडेटों के और कई हमारे जो समर्थक है उनके ऊपर किसी को जिला बदल कर दे रहे, किसी के ऊपर इनाम घोषित किए दे रहे, किसी का मकान ढाए दे रहे, और हरदोई में भी कई घटनाओं में तो कितने लोगों पे इसी तरीके से बागपत की घटना हुई। कई जगह शरीर लोग नहीं है तो उसके बाद में भी उनकी एप्लीकेशन में नामांकन खारिज किए जा रहे हैं, कहीं कुछ किया। तो ये गुंडागर्दी सब जनता देख रही है, और इनकी सरकारी गुंडागर्दी 2022 में जनता ठीक कर देगी इनको, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में बौखलाहट इनको इसलिए है क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी का चेहरा जो उभर के आया है,
सभी जात वर्ग धर्म के लोग माननीय अखिलेश यादव। नहीं कश्यप साहब, क्या आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि जिसकी सत्ता होती है उसकी लाठी होती है? नहीं, मैं तो देखिए मेरी भी सरकार थी, मेरे सरकार में भी लोग जीते थे, लेकिन एक अगर मैं प्रत्याशी में, ठीक है, यानी आपकी सरकार में कम था और बीजेपी की सरकार में ज्यादा है। ठीक है, अशोक पांडे जी सबका जवाब देने के लिए तैयार हैं। अशोक जी बोलिए अब। ठीक है, अशोक पांडे जी से जवाब ले लेते हैं। पांडे जी बोलिए सर, जवाब दीजिए जावेद जी की बात का भी और कश्यप जी की बात का भी। देखिए, चूंकि ये लोग इन लोगों ने पूरे प्रदेश में अपराध का ही राजनीतिकरण कर दिया था, तो इनको सभी लोग उसी नजर से नजर आते। यही लोग हैं जिनकी लाठी तहसीलदार सिंह जैसे जावेद जी सुन लीजिए सर, एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज, ऐसे नहीं सर, बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। जावेद जी सुन लीजिए, पांडे जी अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। अपराधियों का राजनीतिकरण करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझ लो उसमें बैठा गुंडा, ये बात हो गई थी, हमने उसे खत्म किया है, हमने इनके को खत्म किया है। ये वही लोग थे, सत्ता थी तो आजम खां की भैंसिया सोचते थे। जावेद अहमद जी सुन लीजिए सर, एक एक करके अपनी बात रखिए, आपकी बारी का इंतजार करिए। आपको बता दे, ये बौखलाए हुए लोग हैं, हम किसी भी हाल से, ठीक है, हम किसी भी हाल से सबक लेते हैं, हम अगर उपचुनाव हारते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, हो गया सर, हो गया, हो गया सर, हो गया, पांडे जी हो गया, अहमद जी ठीक है। जावेद साहब सवाल ये है कि बीजेपी की ओर से ये कहा जाता है कि विपक्ष बौखलाया हुआ है और जो जीत लगातार बीजेपी की हो रही है उसको पचा नहीं पा रहा है, और जो गुंडागर्दी की बात लगातार अभी की जा रही थी, जिस गुंडा शासन की बात की जा रही थी, आरोप तो फिर समाजवादी पार्टी के ऊपर भी लगे थे। और क्या इस बात को आप नकारेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान गुंडों को पलाया बढ़ाया गया, ये बीजेपी कहती रही और अब उन्हीं के ऊपर कार्रवाई बीजेपी कर रही है? जावेद जी। पराग जी, आज चुनाव हो रहा है, चुनाव के समय ही कार्रवाई क्यों होती है? जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाए, मुखरता के साथ उठाए, चाहे वो पत्रकार हो, आम आदमी हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई क्यों हो रही? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि इस कोविड काल में सपा के किसी कार्यकर्ता के खिलाफ इस सरकार ने मुकदमा नहीं दर्ज किया। योगी आदित्यनाथ जी मुलायम सिंह जी के पास क्या करने जाते हैं बार बार? 1 लाख से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा ये योगी जी की सरकार ने दर्ज किए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर 55 से ज्यादा मुकदमे किए। हमारी आदरणीय नेता प्रियंका जी पर योगी की पुलिस ने हाथ डालने का काम किया, राहुल जी पर हाथ डालने का काम किया। आज तो इनके विधायक चिल्ला रहे हैं, रत्नाकर मिश्रा भाजपा के विधायक, राकेश राठौर भाजपा के विधायक, श्याम प्रकाश भाजपा के विधायक, ब्रजेश पाठक भाजपा की योगी सरकार के मंत्री, संतोष गंगवार केंद्र सरकार के मंत्री, इन्होंने भी तो आवाज उठाई। आज सरकार के अंदर सरकार घिरी हुई है और मुकदमा कांग्रेस पे करोगे? जावेद साहब योगी जी का शासन, समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि बीएसपी के साथ कुछ ना कुछ बीजेपी का चल रहा है, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कुछ ना कुछ चल रहा है। ये गुंडाई का ठीक है, इस पाप को सबने देखा है। ठीक है, ये जो पूरा पाप देखने का काम आज प्रदेश की जनता देख रही है, ये 22 में भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा। ठीक है सर, पांडे जी आ रहा हूं, थोड़ा इंतजार करिए कश्यप साहब। ठीक है कश्यप साहब, ये आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हो गया। अजय कुमार लल्लू को कितनी बार पकड़ा गया। अब सवाल यह है कि जो लगातार कार्रवाई हो रही है उन माफियाओं पर जो समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना ये सवाल उठाया जाए आपकी ओर से भी? समाजवादी पार्टी के ऊपर नहीं लिखे गए। अच्छा, कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है और इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, इतने उनके कार्यकर्ता हैं, तो क्यों नहीं जिला पंचायत चुनाव लड़ लिए? लड़ते जिला बीजेपी के अन्याय अत्याचार के खिलाफ निकलते इनके कार्यकर्ता, निकलते इनके नेता, कहां चले गए? किस बिल में चुप गए? अन्याय
खरीद फरोख्त का चुनाव नहीं लड़ते, अपनी क्षमता पर लड़ते हैं। कांग्रेस अपनी विचारधारा। जावेद साहब सर बीच में मत बोलिए, आप सबके बीच में मत बोलिए प्लीज, एक एक करके अपनी बात रखिए सर। जावेद साहब सबके बीच में मत बोलिए सर, ऐसा नहीं होता है। जावेद अहमद जी सबके बीच में मत बोलिए। समाजवादी पार्टी और इस कोविड काल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्यों जा रहे थे सपा नेताओं के घर पर? इसका मतलब है कि कोई दुराचार नहीं है। ठीक है सर, कोई आपस। ठीक है दिलीप जी आपके पास में आ रहा हूँ। आप तो केवल गुमराह कर रहे हो। कब निकले सपा के विधायक? हम संख्या बल में कम थे। राजपाल कश्यप जी, जावेद अहमद जी, सर हो गया आप दोनों का, प्लीज प्लीज सर प्लीज, एक साथ नहीं बोलेंगे सर, एक साथ नहीं बोलेंगे। जावेद जी आप सुन लीजिए सर, दूसरे लोगों को मौका दीजिए सर, सबके बीच में मत बोलिए। दिलीप जी ठीक है, राजपाल जी हो गया सर, हो गया। दिलीप जी अरे जावेद साहब सुन लीजिए सर, बाकी लोगों को मौका दीजिए। दिलीप जी बाकी जो 53 सीटों का जिक्र हो रहा है, आपका अनुभव, आपका अंदाजा क्या कुछ कह रहा है इन सीटों को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर इन सीटों पर सपा और बीजेपी के बीच में है। आप ठीक कह रहे हैं पराग जी, जो पिछले चुनाव भी बीते थे उसमें कांटे की ही टक्कर थी और ये माना जा रहा था कि जब अध्यक्ष के चुनाव होंगे तो उसमें फिर बराबर की ही टक्कर होगी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जी। लेकिन आज जो सिनेरियो बन रहा है, जो 22 सीटों का इस तरीके से एक तरफा निर्णय हो गया है और जिस तरीके से सपा के लोगों के ऊपर या अन्य दलों के लोगों पर कार्यवाही समय सरकार के द्वारा की जा रही है, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये रिजल्ट पलट सकते हैं और बहुत कुछ सरकार के फेवर में जा सकता है, क्योंकि सरकार के लिए एक तरीके से अहम का चुनाव भी हो गया है। केंद्र में, स्टेट में, और उसके बाद इतने मॉडल को इन्होंने प्रमोट किया है कोरोना के दौरान कि ये मॉडल योगी मॉडल पता नहीं क्या क्या मॉडल प्रमोट किया गया, उसके बावजूद भी इनका ये हाल हो गया था। बंगाल में हारे वो अलग चीज, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हारे वो अलग हार थी। तो एक तरीके से ये ग्रेविटी का इनके अहम का चुनाव हो गया है। इसको साम दाम दंड भेद किसी ना किसी तरीके से इनको जीतना ही जीतना है, क्योंकि ये नहीं जीतेंगे तो ये तय हो जाएगा अभी 3 तारीख को हुई कि विधानसभा के चुनाव में क्या निष्कर्ष आने वाला है। तो क्या सेमीफाइनल है दिलीप जी? बिल्कुल सेमीफाइनल है। ये 3 तारीख को 22 का चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। 22 की स्थिति क्या रहेगी 3 तारीख को आपको पता चल जाएगा। अगर ये 53 सीटें मैक्सिमम भाजपा के फेवर में जाती है तो मान के चलिए कि 22 में भाजपा की सरकार दोबारा बनेगी ही बनेगी। लेकिन दिलीप जी आप जी दिलीप जी एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी कहती है कि बीएसपी की बीजेपी से कोई सांठगांठ चल रही है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सब समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आखिर ऐसे आरोप क्यों लगते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में तो सांठगांठ चल रही है प्रत्यक्ष दर्शी है। मायावती ने जिस तरीके से अपने आप को सरेंडर कर रखा है और अंदर ही अंदर हो सकता है ये चिड़ी भी पक रही है कि 2022 में मायावती को जिस तरीके से दलित वोट खिसक गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो अभी इस चुनाव में पता चला था कि पूरा दलित समाज नाराज है, केशव प्रसाद मौर्य जी को कोई चांस नहीं दिया गया, उसके बाद ओबीसी नाराज है और इस देश में 40% वोट बैंक ओबीसी का है। और इसलिए ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि मायावती को ये अगला मुख्यमंत्री घोषित करने का लालच दे दें कि अगर ओबीसी और एससी/एसटी के वोट बैंक हमारे फेवर में आता है। इसीलिए आप देखिए मायावती साइलेंट और उन्होंने कहा है कि अब बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। अकेले चुनाव लड़ने का मतलब यह है कि सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता, ये बड़ी बात आप कर रहे हैं सर दिलीप जी, बड़ी बात आप कर रहे हैं 2022 के लिहाज से। ठीक है, मैं चाहूंगा अशोक पांडे जी जवाब देना चाह रहे थे, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट दें और जवाब दें जावेद जी की बात का और राजपाल जी की बात का। अशोक जी देखिए, आपको बता दें कि हमारे पार्टी के बारे में इन लोगों को जानकारी ज्यादा है, जबकि अपने गिरेबान में झांकते नहीं कि बेटा कहता है तो इन सुई मत लगवाओ, बाप जाके लगवा लेते हैं। जिनका कहना बाप नहीं मानता उनका कहना हम आप मानेंगे। मेरा ये मानना है ये लोग चुके हुए लोग हैं, हाशिए पे गए हुए लोग हैं, इन्हें बस अनर्गल पलाप करना है। हम तो जातियों को नहीं जोड़ते, हम कुनबा नहीं जोड़ते, हम तो सबका साथ सबका विकास के नाम पे सत्ता में आते हैं और विकास का काम करते हैं। हमारी कोई भी योजना जाति देख के धर्म देख के जातिवादी लोग हैं। ठीक है, बहुत जल्दी से फाइनल। अशोक जी हो गया सर, प्लीज समय कम है, आप समय कम है। जावेद जी रुकिए, राजपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, हो गया सर, समय नहीं है प्लीज। ठीक है, समय नहीं है। बहुत शुक्रिया राजपाल कश्यप जी आपका, जावेद अहमद जी आपका, दिलीप यशवर्धन जी आपका और अशोक पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो अभी 53 सीटों पर मुकाबला बाकी है। नतीजे क्या कुछ होंगे, ये कांटे की टक्कर है ये कहा जा रहा है, लेकिन आरोप लग रहा है कि ये पारदर्शी चुनाव नहीं है। बीजेपी कह रही है कि हमसे ज्यादा तो दूसरी पार्टियां हमको जानती हैं, तो फिर आने वाली 53 सीटों के नतीजों को देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए इंडिया न्यूज।